नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। राउंडअप में आज हम बात करेंगे पीजी यानी पक्षी घरों की। उज्जैन जो कि महाकालेश्वर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर टारगेट रखा गया है कि 50 पक्षी घर या 50 पक्षियों के लिए ऊंचे ऊंचे टावर्स बनाए जाएंगे। उज्जैन में इस वक्त 4 पक्षी घर ऑलरेडी हैं और इन पक्षी घरों का उद्देश्य यह है कि जो 1.5 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी उज्जैन में आते हैं उनके लिए रहने के लिए बसेरा दिया जाए। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसको अच्छी खबर नहीं मान रहे हैं और उनका मानना है कि ये जो पक्षी घर हैं ये रॉक पिजन्स का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है और वहां से लंग कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी फैलती हैं। आपको बता दें कि एक पक्षी घर को बनाने के लिए लगभग 7.5 लाख रुपए का खर्चा आता है और एक संस्था है उज्जैन में जो कह रही है कि जिस तरह से पक्षी घर उज्जैन में बनाए जा रहे हैं उस तरह के बाकी जो ज्योतिर्लिंग वाले शहर हैं वहां पर भी बनाए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि साल 2021 में एनवायरमेंटलिस्ट की पहल पर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि जो लोग इस तरह के पक्षी घर बनाने चाह रहे हैं या इसके इच्छुक हैं उनको हतोत्साहित किया जाए, मतलब उनको एनकरेज ना किया जाए। लेकिन फिर भी उज्जैन में इस तरह के पक्षी घरों का निर्माण हो रहा है। तो सवाल यही है कि इन पक्षी घरों के निर्माण के पीछे कौन लोग हैं, उनके क्या स्वार्थ हैं इसके पीछे और क्यों एडवाइजरी के बावजूद, विरोध के बावजूद इनका निर्माण नहीं रुक पा रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये आप बता दीजिए फॉर अ लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये पक्षी घर क्या होते हैं, इसका आकार क्या होता है और ये कैसे आम जो पक्षी है, छोटे पक्षी, उनके लिए हानिकारक है या उनके लिए वहां नहीं रह पाएंगे वो। देखिए, ये बड़ी बेहुदा बात है और एक नया फैशन चल पड़ा है कि गुजरात में कुछ समाज सेवियों ने ये सोचा जी 2-3-4 वर्ष पहले कि पक्षियों के लिए जो आशियाने होते हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं या खराब होते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि पेड़ पौधे जो है जिसमें पक्षियों का प्राकृतिक आवास है वो गिर रहे हैं या काटे जा रहे हैं। इसलिए वहां पर सीमेंट कंक्रीट के मीनारें बनाई गई जिसमें अलग अलग तरीके के छेद बनाए गए जिसमें उनकी अपेक्षा है कि वहां जाकर पक्षी रहेंगे। अब इसके बारे में जो शास्त्रज्ञ हैं या जो ऑर्निथोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो पक्षी विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने इसको बहुत ही फूहड़ आइडिया माना है, बहुत ही हास्यास्पद प्रकल्प माना है या प्रोजेक्ट माना है। और हमें ये नहीं मालूम था क्योंकि हम पक्षियों की दुनिया में पिछले 30 सालों से काम कर रहे थे। नेचर वॉलंटियर नाम की संस्था इंदौर से हम चलाते हैं। हमारे अध्यक्ष पद्मश्री बालू मोंडे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। लेकिन मूल बात यह है कि गुजरात के कुछ लोगों ने आकर उज्जैन में और इंदौर में इस तरीके से मीनारें, सीमेंट कंक्रीट की बहुत बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी करने की कोशिश की जिसके चारों बाजू में बहुत सारे छेद बनाए गए जो सीमेंट कंक्रीट से जो दीवार बनी उसी के अंदर, और ये अपेक्षा की गई कि पक्षी जो है वो जाकर अपना बसेरा वहां बनाएंगे, अपना नेस्टिंग करेंगे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अपने घोंसले बनाएंगे। पर यह सामान्य ज्ञान है, पक्षी विशेषज्ञ के रूप में मैं तो बाद में बोलूंगा, लेकिन सामान्य ज्ञान है ये कि पक्षी इस तरीके के आर्टिफिशियल घोंसलों में जाके नहीं रहते हैं। तो हम सर कोई भी पक्षी अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के क्या इस तरह के कंक्रीट के उसमें रहना पसंद करेगा? अभी तक का जो अनुभव है उसमें यही बात है कि इस तरीके के कंक्रीट के जो हैबिटेट्स है या घोंसले है उसमें सिर्फ कबूतर रहता है जो खुद का अपना घोंसला बहुत ज्यादा नहीं बनाता है। या आपने सुना होगा, पुरानी कहावत है कि कौवा भी कोयल के घोंसले में जाके अंडा देता है ताकि कोयल उसका देखभाल करे फिर उसको उठा के ले जाए। तो घोंसले बनाने की अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आदतें होती है जिसके ऊपर काफी सारा रिसर्च हो चुका है, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या नेचर वॉलंटियर्स इंदौर का या बहुत सारे ऐसे, इला फाउंडेशन पुणे का, ये बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो पक्षियों पे काम कर रही है देश में। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके के उज्जैन का समुदाय वहां पर 50 टावर बनाने की किससे परमिशन ले रहा है और क्यों इसी तरीके से बना रहा है। और दूसरी बात यह है कि बंबई नगर निगम ने भी इस बात के ऊपर प्रस्ताव किया है कि कबूतरों को जो फ्री में दाना डालते हैं लोग 5-5 रुपए या वो लेकर, तो वो गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर है, दिल्ली में आप कनॉट प्लेस में जाएंगे वहां पर है, भोपाल में है, इंदौर में है, उदयपुर, हर जगह
कबूतरों को दाना खिलाने की जो आदत है, लोगों को लगता है हम पक्षियों को दाना खिला रहे हैं, लेकिन कबूतर एक एग्रेसिव, रोबस्ट, बहुत ताकतवर पक्षी प्रजाति है जो बाकी सबको बाजू कर देती है। और पक्षी जो कबूतर है उसकी विष्ठा से लंग कैंसर या लंग की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां होती है। ये डॉक्टर्स लोग कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इस तरीके से बीमारियां फैलती है। ऐसी स्थिति में हमने नेचर वॉलंटियर्स ने राज्य शासन को एक प्रतिवेदन दिया था 2021 में। उसके बाद में उदयपुर के एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर गोपी सुंदर, पुणे के डॉक्टर सतीश पांडे और इंदौर के कौस्तुभ ऋषि, इन तीनों की पक्षी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई थी एप्को के द्वारा, जो मध्य प्रदेश शासन का जो पर्यावरण का काम देखता है उस संस्था द्वारा। उसने जो रिकमेंडेशन दी उसके आधार पर नगरीय प्रशासन का जो विभाग है उसने ये एडवाइजरी जारी करी, ये आदेश निकाला 2021 के नवंबर में कि इस तरीके से बर्ड टावर्स को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो सारे नगर निगम, कलेक्टर, सब लोगों को ये आदेश जारी हो चुका है, लेकिन 3 साल बाद हम फिर वापस पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको ये मालूम होगा कि मोर उस घोंसले में नहीं जाएगा। गोल्डन ओरियल नाम का एक पक्षी बहुत सुंदर होता है, वो वहां पर नहीं जाके रहेगा। स्टेट का जो स्टेट का मध्य प्रदेश का बर्ड है जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं, वो जाके वहां घोंसला नहीं बनाएगा। कोयल वहां जाके वो घोंसला नहीं बनाएगी। म्यूचुअली कोएग्जिस्टेंस कबूतर के साथ बाकी पक्षियों का नहीं होता है। और किन्हीं भी दो पक्षियों का बहुत म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस नहीं होता है। प्रत्येक पक्षी अपने अपने हिसाब से, इवन मानव जाति में आप देखेंगे एक जैसे घर बहुत कम लोग बनाते हैं, अपने अपने आर्किटेक्ट चुनते हैं, अपना अपना पैसा लगाते हैं और अपने घरों में अपनी जो हिसाब से रहते हैं। पक्षियों को तो प्राकृतिक आवास में ही रहना पसंद आता है, और वहीं पर कुछ पक्षी कीड़े खाते हैं, कुछ पक्षी जिसको कहते हैं अनाज खाते हैं, कुछ जमीन में या दूसरी जगह फूल की वो खाते हैं। तो अलग अलग पक्षियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। उसके पूरे भारत में यदि मैं पूछूं, आपके जानकारी आपके दर्शकों के लिए दूं मैं तो 1300 से अधिक प्रजातियां हैं। मध्य प्रदेश में करीब 450 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। पूरे विश्व में इससे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। तो वो माइग्रेशन करके आते हैं, मतलब प्रवासी पक्षी आते हैं। तो उज्जैन में क्या प्रवासी पक्षी आ रहे हैं क्या? उज्जैन में वहां के रेसिडेंट बर्ड कौन से हैं, इसके ऊपर कोई बातचीत हुई है क्या? पिछले दिनों हमने भोपाल में बर्ड्स ऑफ भोपाल नाम की किताब का विमोचन किया। उसके पहले हमने बर्ड्स ऑफ इंदौर का विमोचन किया था 5 साल पहले। हमने मध्य प्रदेश मतलब नेचर वॉलंटियर्स ने पन्ना में जो वल्चर्स पाए जाते हैं, गिद्ध पाए जाते हैं, उनका स्टडी करने के बाद उसके ऊपर किताब निकाली। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर उज्जैन में किसी भी तरीके का कोई अभ्यास, अध्ययन किया गया है क्या? और यदि नहीं किया गया है तो फिर सरकार, वहां का स्थानीय प्रशासन इस तरीके के टावर्स के निर्माण की अनुमति क्यों दे रहा है? अच्छा सर, मैं जस्ट टू बी द डेविल्स एडवोकेट कि ये जो लोग बना रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई हम तो पक्षियों के लिए रहने के लिए ही तो बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनका ज्ञान पक्षियों के बारे में लगभग नगण्य सा है। कल की तारीख में आप कहेंगे कि मैं बाघ को बुला के या सिंह को बुला के या जो अफ्रीका से आए हुए चीते, इनको बुला के मैं एक बहुत आलीशान 10,000 स्क्वायर फुट के फ्लैट में वहां रखना चाहता हूं, जिसमें गैलरी भी होगी और चारों तरफ वो होगा, पीने का पानी होगा फिल्टर का, ऐसा चलेगा क्या? तो प्रकृति के विपरीत दिशा में जाके ये टावर का निर्माण हो रहा है, जिसकी हमने मांग की है कि इसको तत्काल बंद किया जाए। क्योंकि पक्षी जो है ये फ्री रेंजिंग बर्ड है, वो कहीं से, अब आपको मालूम होगा कि अमूर फाल्कन जो है छोटा सा पक्षी है, 10,000 किलोमीटर प्रवास करके वो एक देश से दूसरे देश में जाता है। ऐसे हजारों पक्षी हैं जो अपनी ब्रीडिंग के लिए, बच्चे देने के लिए ठंडी जगह से गर्म जगह की जलवायु में जाते हैं। तो ये पक्षियों के प्रवास को, जिसको कहते हैं फ्लाईवेज हैं इसके, इन फ्लाईवेज को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, और वो उसको विंड मिल और बाकी सारी चीजों से इसलिए बचा रहे हैं कि पक्षी हजारों वर्षों से एक ही फ्लाईवे का उपयोग करते हुए जाते हैं। जैसे हाथी जिस कॉरिडोर से जाता है उसी से जाता है, पक्षी भी वैसे ही। तो पक्षियों का ज्ञान न होते हुए इस तरीके के टावर बनाने से सिर्फ कबूतर प्रजाति उसका उपयोग करेगी कि इसका डर है, और न सिर्फ डर है, और कबूतरों की संख्या पूरे देश में बहुत बढ़ती जा रही है, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, और वो हेल्थ हैजार्ड है, हेल्थ के मतलब मनुष्य के स्वास्थ्य को एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद भी उज्जैन जैसे प्राचीन नगर में, जहां पर क्षिप्रा जी में पानी बहुत मटमेला हो जा रहा है, जहां के पेड़ कट रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय स्थानीय लोग किस समाज के हैं और कितना समझ रख रहे हैं, उन्होंने किन लोगों को किसका एडवाइस लिया ये बर्ड टावर बनाने का। मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से गुजरात से कुछ लोग आ रहे हैं और गुजरात में इस तरीके से टावर्स बनाए गए हैं। मैं गुजरात
गुजरात के बारे में तो ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि वहां के टावर्स मैंने देखे नहीं है, पर उज्जैन में पहला टावर ऐसा बताया जाता है कि स्मार्ट सिटी की मदद से बनाया गया था और अब 50 टावर यदि वहां निर्माण होंगे तो एक किसी अखबार ने लिखा है कि पक्षियों को रहने के लिए फ्लैट्स मिलेंगे। तो क्या पक्षी फ्लैट्स में रहते हैं? इतना सामान्य ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक्सपर्ट्स ने जो सुझाव दिए थे उसका पालन करना चाहिए। ऑलरेडी सरकार ने निकाली हुई है, नगरीय प्रशासन ने 2021 के नवंबर में निकाली, सारे कलेक्टर्स को, सारे नगर निगम कमिश्नर उसका पालन होना चाहिए। तो मैं अपेक्षा करता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो उज्जैन से आते हैं, मैं अपेक्षा करता हूं उज्जैन के डिविजनल कमिश्नर, उज्जैन के कलेक्टर और जो मध्य प्रदेश के जो पर्यावरण संबंधित जो विभाग है उनको इस तरफ ध्यान देकर, इससे क्योंकि आज ये उज्जैन में हो रहा है, कल इंदौर में होगा, परसों सागर में होगा, ग्वालियर में होगा, इस तरीके से पक्षी टावर बनते जाएंगे जिनका कोई उपयोग नहीं है। सर ये क्या ये आइडिया जो है नोबेल आइडिया ही है कि भाई एक पक्षियों की बेहतरी के लिए आइडिया है? बिल्कुल पक्षियों की बेहतरी के लिए आइडिया नहीं है। मतलब नहीं, जो लोग सोच रहे हैं सर, मैं उनके लोग सोच रहे हैं लोगों या कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट या कोई दूसरा इंटरेस्ट इसके पीछे छुपा हुआ है? उसके पीछे मुझे लगता है कि लोगों को ये लग रहा है लैक ऑफ नॉलेज, कि नहीं, लैक ऑफ नॉलेज और पुण्य कमाने की। एक तो पुण्य 5 रुपए में तो मिलता नहीं है। आप दिन भर यदि कुछ गलत सलत काम करो, शाम को या सुबह आप 5 रुपए का दाना लेके पक्षियों को डाल दो और कहो कि हमने पुण्य कमा। पक्षी इस तरीके से नहीं खाते हैं। आप उनकी आदतें भले ही बदल रही हो, लेकिन आपने देखा होगा कि भोपाल में बाघ आते हैं, भोपाल में बाघों का विचरण होता है, तो क्या बाघ वहां पर बकरी और गाय और भैंस खाने की बजाय और कुछ खाने लग जाएगा क्या? तो पक्षियों के हिसाब से या जो एनिमल किंगडम है या जो पक्षियों का जो या प्राणियों का जो विश्व है उस पर काम करने वाले लोगों ने ही मध्य प्रदेश सरकार को आगाह किया था कि इस तरीके से काम न हो। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 2021 में इसी भाजपा सरकार ने इस ऑर्डर को जारी किया, लेकिन अब उसको लोगों ने भुला दिया है। और इसीलिए मेरे को आज आपसे चर्चा करना है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ऐसे विषय में जिसका प्रकृति से सीधा संबंध है, जिसका पक्षियों से संबंध है, जिसका मानव जाति संबंध है। आपने देखा होगा 4 साल पहले जब कोविड हुआ था तो लंग्स के ऊपर ही सबसे पहले अटैक होता, हमारे फेफड़ों पर अटैक। जब हम श्वसन प्रक्रिया हमारी ठीक नहीं होगी तो ये कबूतरों की विष्ठा से इस तरीके से रोग फैलते हैं। ये डॉक्टर्स ने कह चुका है, 50 डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि इससे दूर रहना चाहिए। आप आजकल देख रहे हो बड़े बड़े शहरों में जालियां लगा रहे लोग घर के आसपास, क्योंकि लोग कबूतरों से डर रहे हैं। तो कबूतर एक ऐसा पक्षी है, गंदगी बहुत फैलाता है, वो गंदगी फैलाता है और उसी की गंदगी जो उसकी जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, उसकी जो विष्ठा है, उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे आपके फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और यही डॉक्टर लोग आगाह कर रहे हैं। पिछले दिनों बड़े क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि कबूतरों को दाना मत खिलाइए। कबूतरों की जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, बहुत तेजी से पूरे शहरों में बढ़ रही है और उसके कारण बहुत चिंता का विषय है। लेकिन उसके विपरीत जाकर हम देख रहे हैं कि बर्ड टावर बनाए जा रहे हैं। ऐसे बर्ड टावर विश्व में और किसी भी जगह पर नहीं है जो मेरी जानकारी है। हम उज्जैन में लगातार बर्ड टावर बनाने का फैड बना, तो इसका मैं विरोध करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको भी ये समझ होना चाहिए कि पक्षियों के ऊपर हजारों किताबें निकली हुई है, बहुत रिसर्च हो रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काम कर रही है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी काम कर रही है और पक्षियों के जो रहवास है या हैबिटेट से उनको बचाने का काम, जैसे सिरपुर तालाब है, इसको रामसर साइट का दर्जा जिनेवा की रामसर कन्वेंशन ने दिया है, या एप्को जैसी संस्था मध्य प्रदेश में है, बाकी जगह पर तो जो पक्षी विशेषज्ञ है उनसे बातचीत की जाए। लेकिन इस तरीके से मीनारों में पक्षी कभी भी नहीं रहते हैं, इसको हमको समझना होगा। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्योंकि जो पुण्य कमाने की जो अंदर के आदमी की जो कंडीशनिंग होती है वो इतनी अधिक होती है, इतनी मतलब प्रखर होती है कि वो फिर बाकी चीजें देखने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्या आपकी तरफ से एज नेचर वॉलंटियर्स की तरफ से, क्योंकि आपने बहुत इसमें स्टेप्स इनिशिएट किए हैं, क्या कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर सरकार अगर नहीं मानी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तो हमने ये मुख्यमंत्री जी को 4-5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, उनको भेजा है। उन्होंने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वो लगातार प्रवास पर है और उनके अधिकारियों को भी हमने ये चिट्ठी दी है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि हमको कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ेंगे। जी, तो जो पुण्य कमाने के उद्देश्य से भले ही ये पक्षी टावर्स या जो निर्माण हो रहा है पक्षी घरों का ये किया जा रहा हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि वहां पर कबूतरों का बसेरा हो जाता है और कबूतरों की वजह से बहुत गंदगी फैल रही है और जिसकी वजह से लंग कैंसर जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं। जहां तक पक्षियों का सवाल है, पक्षी अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करता है और उनके लिए उनका नेचुरल हैबिटेट जैसी चीजें उपलब्ध करवाने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए और एनवायरमेंटलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।